हेलो एंड वेलकम। दिस इज प्रियंका शुक्ला और आप हैं हमारे अपने चैनल प्रियंका बायोएडो में। आज हमारा चैप्टर होने वाला है ब्लड। ब्लड यानी रक्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ब्लड हमारे बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि ब्लड क्या होता है। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, रक्त। हिंदी में इसे कहते हैं रक्त। ठीक, अब सबसे पहले ये सवाल हमारे दिमाग में आता है कि ब्लड होता क्या है। ब्लड क्या है? व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी द्रव संयोजी ऊतक। तो हम सबसे पहले जानेंगे ब्लड क्या है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग द्रव संयोजी ऊतक। द्रव संयोजी ऊतक। ठीक, अब ये द्रव संयोजी ऊतक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, यानी चीजों को जोड़ता है, चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है। ऐसा टिश्यू जो चीजों को जोड़ता है, इसलिए हम ब्लड को कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे बॉडी में एक सिस्टम का पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग ट्रांसपोर्टरी सिस्टम भी बोलते हैं, या फिर हम इसको ट्रांसपोर्टरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। ट्रांसपोर्टरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है परिसंचरण तंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में परिसंचरण तंत्र। और ट्रांसपोर्टरी सिस्टम को क्या बोलते हैं? परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र। बात एक ही हुआ। ये दोनों क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, यानी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं। जिसमें हमारे ब्लड में ऑक्सीजन हो गया, CO2 को, ये CO2 ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम, ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र होता है, या फिर ट्रांसपोर्टरी सिस्टम, ये सब हमारे ये परिवहन करने का काम करते हैं। ठीक, जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ले जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी रहता है हमारे ब्लड में, बहुत कुछ रहता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में भी 3 पार्ट आते हैं। इसमें हम लोगों को 3 पार्ट पढ़ना है। अब उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे किसके किसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे जो हमारा पहले मेन है, फर्स्ट हमको पढ़ना है ब्लड के बारे में। क्या पढ़ना है? ब्लड। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, ब्लड यानी रक्त। अब रक्त भाई कहाँ फ्लो होगा? फ्लूइड मतलब आप लोग समझे? फ्लूइड का मतलब, जो फ्लूइड आप लोग बोल के देखिए, फ्लूइड यानी फ्लो करने का काम। फ्लो करने का काम ब्लड है, तो ब्लड फ्लो होगा, यानी बहेगा ना। तो ब्लड कहाँ पे बहता है? हमारे अंदर, हमारे बॉडी में कोई ट्यूब है, ट्यूब होगी ना। अब आप लोग बोलेंगे कि ट्यूब क्या है, तो वो भी आगे बताएंगे क्या होता है, जब हम लोग आर्टरी और वेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो एक ट्यूब में हम, ये जो ब्लड होता है ये फ्लो करता है, तो जिसे हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। सेकेंड हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स यानी रक्तवाहिका, रक्तवाहिका जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं।
रक्त वाहिका। ठीक, अब हमारा थर्ड जो है, थर्ड क्या है? थर्ड हमारा हार्ट है। हार्ट यानी हृदय। थर्ड हमारा है हार्ट। हृदय, हृदय, हार्ट क्या होता है? ये ब्लड को क्या करता है? ब्लड को एक पंप के द्वारा ब्लड को फेंकता है। एज ये मोटर का काम करता है। जैसे आप लोग मोटर देखे हैं तो मोटर क्या करता है? मोटर आगे, जैसे मोटर से क्या पानी निकलता है, पानी क्या करता है? फोर्स उसका आगे फेंकता है। उसी तरह ये ब्लड पंप करते हुए ब्लड को क्या करता है? पूरी बॉडी में, पूरे सारे सेल्स में ये फेंकता रहता है, आगे फेंकता है। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं हार्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब ब्लड के बारे में जानेंगे। ठीक, चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ब्लड पे आते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग ब्लड के बारे में। अब ब्लड, ब्लड क्या है? हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इतना तो आप लोगों को पता है कि ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं कि एक शब्द है, रूट वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं हिमैट। हिमैट का मतलब क्या होता है? ब्लड। हिमैट ये रूट वर्ड है। बायोलॉजी में हमेशा रूट वर्ड यूज होता है। रूट वर्ड का अर्थ क्या है? इसका हिमैट का अर्थ क्या है? ब्लड। ब्लड, और ब्लड के बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं हेमेटोलॉजी। तो हम लिखेंगे स्टडी ऑफ ब्लड इज known as हेमेटोलॉजी। ठीक, हम लोग ब्लड के बारे जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। ठीक, अब फिर उसके बाद आता है कि ब्लड का कलर क्या होता है। तो इसका कलर, ब्लड का कलर आप लोग जानते ही हैं, किस कलर का होता है? रेड कलर का। वो भी लाइट रेड कलर का कब होता है? रेड कलर कब होता है और डार्क कलर कब होता है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो अब हम लोग कलर के बारे में जानेंगे। कलर इसका रेड कलर, रेड। अब रेड कब होता है? जब ये आर्टरी में होता है। किसमें? आर्टरी में। आर्टरी में ये हल्के, मतलब लाइट रेड कलर का होता है। राइट रेड कलर। ठीक, और वेन में क्या होता है? ये वेन्स हमारी जो होती है, ये वेन्स में डार्क रेड कलर होता है। डार्क रेड कलर। अब ये लाइट और डार्क रेड कलर क्यों होता है? ये लाइट रेड कलर क्यों होता है और डार्क रेड कलर क्यों होता है? अब इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं कि ये लाइट कलर क्यों होता है। चलिए, ये लाइट कलर इसलिए होता है, लाइट कलर इसलिए होता है क्योंकि आर्टरी में ये रेड लाइट कलर इसलिए होता है क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम लोग कहते हैं प्योर ब्लड। क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड होता है। ये प्योर होता है यानी शुद्ध होता है। और वेन्स में क्या होता है? वेन्स में हमारा डार्क रेड कलर होता है। क्या होता है? डार्क रेड कलर। डार्क रेड कलर। अब डार्क रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योर। इम्प्योर इम्प्योर का मतलब अशुद्ध रक्त, ठीक, अशुद्ध रक्त होता है इसमें, ठीक। इतना है आप लोगों को समझ में। अब फिर उसके बाद में ब्लड की उत्पत्ति कहाँ होती है। अब हम लोग जानेंगे कि ब्लड की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो ब्लड की उत्पत्ति हमारी जो होती है वो मेसोडर्म में होती है। ब्लड की उत्पत्ति कहाँ होती है, मेसोडर्म में। कहाँ पे, मेसोडर्म, ठीक। मेसोडर्म क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा ब्लड है, जिसपे हम ब्लड बीच में होता है और उसके अंदर बाहर कई सारे लेयर होते हैं। तो जो हमारा पहला लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। और बीच में जो हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेसोडर्म। मेसोडर्म। और हम आप लोगों को क्या बताए थे, और अंदर एकदम जो होता है उसको बोलते हैं इंडोडर्म। इंडो मीन्स आप लोग समझ रहे हैं, इंडो मीन्स अंदर, इंडोडर्म। अब मेसोडर्म में हमारा ब्लड की क्या होता है, ब्लड की उत्पत्ति होती है, जिसमें हमारे ब्लड आते हैं, आर्टरी आती है, क्या आती है, आर्टरी आती है, वेन्स आते हैं, वेन्स आते हैं, और क्या आता है, हमारा हार्ट आता है। तो मेसोडर्म में ब्लड की उत्पत्ति होती है, ठीक। इतना था ब्लड के बारे में। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, इसको हम लोग बोलते हैं जर्म ऑफ लेयर। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं, जहां पे उत्पत्ति होती है इस फिगर को हम लोग बोल सकते हैं जर्म ऑफ लेयर। जर्म ऑफ लेयर, ठीक, इसको हम लोग बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है हमारा कि एक स्वस्थ मनुष्य में कितना ब्लड पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में कितना ब्लड पाया जाता है, इसका पीएच कितना होता है। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं कि एक स्वस्थ इंसान में कितना ब्लड पाया जाता है, मतलब हम लोगों में कितना ब्लड पाया जाता है, ठीक। चलिए, अब आता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन में कितना ब्लड पाया जाता है। तो एक इंसान में 5 से, हम लोग ब्लड की बात करते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य में एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। और अगर हम लोग परसेंटेज में देखें तो इसका क्या होता है, बॉडी वेट कितना होता है, इसका बॉडी वेट हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी वेट इसका 7% होता है। कितना, 7% बॉडी वेट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। 7% इसका बॉडी वेट होता है। इतना है आप लोगों को समझ में। चलिए, अब जो आता है कि ब्लड का पीएच क्या होता है। ब्लड का पीएच क्या होता है, जो कि हर एग्जाम वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। ब्लड का पीएच आप एसएससी में ले लीजिए, एसएससी सीजीएल में भी ले लीजिए, बीपीएससी में ले लीजिए, इस सब में सारे मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है। अब हम लोग जानेंगे ब्लड, अच्छा पीएच क्या होता है। पीएच एक ऐसा स्केल है जिससे हम लोग देखते हैं, मेजर करते हैं कि एसिडिक कितना, क्या एसिडिक है और क्या बेसिक है, यानी अम्लीय क्या है और क्षारीय क्या है। ब्लड के बारे में हम लोग पीएच स्केल से ही देखते हैं। तो इसका ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच इसका हम लोग लिख सकते हैं 7.35 से 7.45 तक, ठीक।
ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 तक होता है। अब हम जानेंगे कि अगर हम लोगों की बॉडी में 7.35 से कम ब्लड हो जाएगा तो हम लोगों को क्या होता है, कौन सी बीमारी हम लोगों को हो जाएगी, और अधिक हो जाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी। तो अगर 7.35 से कम ब्लड हो गया, हमारे शरीर में कम हो गया, मतलब पीएच इसका कम हो गया, तो हम लोगों को एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं एसिडोसिक। क्या कहते हैं? एसिडोसिक नामक बीमारी हो जाती है। और अगर हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में 4.5 से अधिक ब्लड क्या होता है, अधिक हो जाता है, तो हम लोगों को एल्कोलोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? एल्कोलोसिस नामक एक बीमारी हो जाती है। ठीक, तो 7.35 से हमारी बॉडी में ना ही कम होना चाहिए और ना ही अधिक होना चाहिए। और इन सबको मेंटेन कौन करता है? इन सबको मेंटेन हमारा किडनी करता है। किडनी भाई प्यूरिफिकेशन का काम करता है ना। इन सबको मेंटेन करने का पूरा मदद जो करता है वो किडनी करता है। हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो सब करता है। ठीक, ये था हमारा ब्लड के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्लड का फंक्शन, कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक, कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फंक्शन ऑफ ब्लड। पहले फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक, अब ब्लड का कार्य क्या होता है? ब्लड का कार्य क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बता दें, आप लोगों ने जो रूट वर्ड लिखा था, रूट वर्ड जाना हिमेट। हिमेट का अर्थ होता है क्या? ब्लड। और उसी तरह होता है हिमेटोपोएसिस। क्या बोलते हैं? हिमेटो से क्या बना है? हिमेटोपोएसिस। सबसे पहले आप ये जान लीजिए हिमेटोपोएसिस के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है। हिमेटोपोएसिस। अब हिमेटोपोएसिस क्या होता है? इसका मतलब हिमेटो, देखिए चीजों को हम क्या कर रहे हैं? तोड़ के लिख रहे हैं। पोएसिस का मतलब होता है निर्माण। क्या होता है? निर्माण। और हिमेट का मतलब क्या होता है? ब्लड। आप लोगों से अगर पूछा जाए कि हिमेटोपोएसिस का मतलब क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? ब्लड का बनना, ब्लड का निर्माण, यानी ब्लड के बनने को हम लोग क्या कहते हैं? हिमेटोपोएसिस। ठीक, आपको आगे चल के ये वर्ड मिलेगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड पे, कि रक्त का कार्य क्या होता है। आप लोग डाइजेशन में पढ़ा था हमारे साथ, अगर पढ़ा होगा यूट्यूब पे हमारी क्लास पढ़ी है, डाइजेशन में आप लोग देखे थे कि हम लोग डाइजेशन यानी भोजन लेते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। तो क्या पोषक तत्व हम लोग सिर्फ भूख मिटाने के लिए लेते हैं या फिर सिर्फ टेस्ट के लिए लेते हैं? नहीं ना, कहीं ना कहीं डाइजेशन पाचन होता है। डाइजेशन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो एब्जॉर्प्शन वो कहाँ पे होगा? वो एब्जॉर्प्शन जो हमारा है वो कहाँ पे होगा? जाके ब्लड में होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड में जो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि क्या क्या ब्लड में सारे सब कुछ घुलते हैं। तो बोल सकते हैं जैसे कि यहाँ पे क्या क्या होता है, ब्लड में क्या क्या, इसका क्या क्या कार्य होता है। तो इसमें क्या होते हैं? कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर उसके बाद में हम कह सकते हैं ऑक्सीजन भी होता है। ऑक्सीजन भी होता है हमारा। फिर उसके बाद में हमारा क्या आता है? कुछ आयन भी होते हैं। आयंस भी होते हैं ना, आयंस भी कुछ होते हैं। फिर उसके बाद में हम ये भी कह सकते हैं
कि ब्लड में हमारे हार्मोन्स भी होता है। हार्मोन्स क्यों होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है यानी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है, वो क्या होता है, वो हार्मोन्स रिलीज करती है। तो ये कहाँ जाके मिलता है, ये हमारे ब्लड में जाके मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, हार्मोन्स भी इसमें पाया जाता है, कार्य करता है हार्मोन्स का। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग हार्मोन्स भी लिख सकते हैं। ठीक, ये था हमारा, ये क्या था हमारा ब्लड के फंक्शन के बारे में। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड का कंपोजिशन, यानी ब्लड की संरचना पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम लोग, ब्लड का कंपोजिशन। चलिए, अब हम लोग आते हैं सबसे, लगभग सारे सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है। क्या आप लोगों को बताएं, आप लोग 11th क्लास की एनसीईआरटी उठा के देखिएगा, सारा सब कुछ एनसीईआरटी से ही है, 11th 12th। ठीक, तो ये सब आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं ब्लड के बारे में, और हम तो यहाँ पे पढ़ा ही रहे हैं। अगर आपको पढ़ने की इच्छा होगी तो आप एनसीईआरटी उठा के देख लीजिएगा, सेम ऐसे ही दिया है ब्लड के बारे में। ठीक, चलिए अब हम लोग कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड यानी रक्त की संरचना, रक्त की संरचना। अब हम लोग जानेंगे कि ब्लड में हमारा क्या क्या पाया जाता है, ब्लड में क्या क्या आता है। तो ब्लड में सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्लड में क्या होता है, ये 2 पार्ट में। ब्लड में हमारा कुछ येलो कलर का चिपचिपा सा पानी सा कुछ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा ये कितना होता है ब्लड में, ये 55% पाया जाता है। फिर उसके बाद में हमारे कुछ यहाँ पे क्या आते हैं, ब्लड कार्पसेल्स आते हैं। क्या आते हैं, ब्लड कार्पसेल्स, यानी चाहे हम लोग ब्लड कार्पसेल्स कहें या फिर हम लोग सेल्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें कुछ कितना, ब्लड कार्पसेल्स, ब्लड कार्पसेल्स। ठीक, ब्लड कार्पसेल्स ये कितना होता है, ये होता है हमारा 55%। ठीक, कितना होता है, 55% होता है। अब प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा हमारा स्ट्रॉ कलर का, स्ट्रॉ यानी येलो कलर का। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं पीले, ऐसे लिख सकते हैं, पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ। ठीक, अब ये इसमें वाटर कितना % होता है, इसमें हमारा वाटर जो है 90% से 92%, 90 से 92% वाटर होता है। क्या होता है, वाटर। ठीक, वाटर होता है। फिर उसके बाद हमारा 6 से 8% में, 6 से 8% में क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। ठीक, 6 से 8% में प्रोटीन होता है, जिसमें हमारे कुछ आयन भी आते हैं, प्रोटीन में न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, आयन भी आते हैं। अब हम लोग ब्लड कार्पसेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या आता है, हमारे 3 टाइप के ब्लड कार्पसेल्स आते हैं, जिसमें हमारा हो गया आरबीसीज। क्या हो गया, आरबीसीज।
फिर उसके बाद में WBC, उसके बाद में क्या हो गया, प्लेटलेट्स, ठीक। अब RBCs को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक। और अब इसमें हम लोग देखेंगे कि RBCs और WBCs और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, ठीक। ये हमारा मेन है कि हम लोग देखेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सिर्फ 1 mm पर क्यूब क्या करेंगे, ब्लड लेंगे, 1 mm पर क्यूब ब्लड लेंगे और देखेंगे कि उसमें RBCs की संख्या कितनी है और WBCs की संख्या कितनी है और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है, ठीक। तो सबसे पहले क्या किए हम लोग, मान लीजिए आप लोग मैथ पढ़े होंगे, जानते होंगे, 1 mm पर क्यूब हम लोग क्या लिए, ब्लड लिए। अब इसको हम लोग देखें, अब इसमें हम लोग देखें कि ब्लड में RBCs की संख्या कितनी है। तो इसमें हम लोग पाए कि 50 लाख से 55 लाख क्या था, RBCs पाया गया। उसके बाद फिर जब हम WBC देखे तो इसमें 8,000 से कितना, 11,000, ठीक, 11,000 हमको mm³ दिखा, ठीक। इसको हम लोग mm³ लिख सकते हैं, पर mm³, ठीक। इसको भी mm³ लिख सकते हैं, ब्लड, ठीक। और हम लोग प्लेटलेट्स कितना देखे, प्लेटलेट्स काउंट हम लोगों को मिला, इसमें हम लोगों का मिला 1.5 लाख से 3.5 लाख mm³, ठीक। इतना हम लोगों को 1 mm³ ब्लड में दिखा, ठीक। चलिए, इतना था हमारा ब्लड के बारे में, अब इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें जो हमारा है हम लोग एक एक करके ब्लड सेल्स के बारे में जब पढ़ेंगे तब फिर जानेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक। अब उसके बाद में हम आप लोगों को एक प्रोसेस और बताते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रण, ब्लड का अपकेंद्रण बताते हैं आप लोगों को। अब इसमें जो हमारा मेन है, सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें हम लोगों को प्लाज्मा के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्लाज्मा के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, पहले सेंट्रीफ्यूगेशन देख लेते हैं, उसके बाद प्लाज्मा के बारे में। चलिए, पहले क्या आता है, आप लोगों को मैं क्या बताई थी, हिमेटोपोएसिस का मतलब होता है, ये कहाँ पे बनता है, हिमेटोपोएसिस क्या बताए थे आप लोगों को तोड़ के, ब्लड का निर्माण। अब ये हमारा ब्लड कहाँ पे बनता है, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, बोन मैरो कहेंगे, बोन मैरो नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग क्या हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, और साइंस के स्टूडेंट हमेशा शुद्ध वर्ड बोलते हैं जो साइंस की भाषा में होता है। तो हम लोग ये कहेंगे कि हमारा जो हेमेटोपोएसिस होता है ये रेड बोन मैरो में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो सबसे पहले ये क्या, रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो, ठीक, इसका निर्माण कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। अब आप मान लीजिए आप अपने लेग की फीवर की एक हड्डी लीजिए, एक बोन लीजिए, मान लीजिए सपोर्ट कीजिए, कोई हड्डी लीजिए,
अब वो हड्डी जो क्या है बीच से आप चीर दीजिए, वो हड्डी आप बीच से फाड़ दीजिए। बीच से आप फाड़ेंगे हड्डी, मान लीजिए कोई हड्डी लिए, मान लीजिए कि कोई हड्डी लिए आप, ये कुछ इस तरह से कोई आप हड्डी लिए, ठीक, ये आपकी कोई हड्डी है, आप कोई हड्डी लिए। अब इसको क्या किए, बीच से आप फाड़ दिए, ठीक, आप बीच से फाड़ दिए तो आप देखेंगे सबसे पहले वहां यहाँ पे बीच में जो हड्डी जहां से आप चीरेंगे वहां पे आप देखेंगे कि आपको येलो कलर दिखेगा। क्या दिखेगा, येलो कलर। येलो कलर का मैंने क्या आप लोगों को बताया था, येलो कलर प्लाज्मा। येलो कलर क्या होता है, प्लाज्मा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे टिप पे ऐसे 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 रेड कलर का ऐसे कुछ स्पॉट बना होता है, ये रेड कलर का कुछ स्पॉट बना होता है, स्पॉट जिसको हम लोग कहते हैं रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। अच्छा, रेड बोन मैरो जो हमारा होता है, इसमें हमारे सेल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, इसमें रेड बोन मैरो में सेल्स का निर्माण होता है। और जो हमारा येलो कलर प्लाज्मा है, येलो कलर के जो बोन मैरो होते हैं, इसको हम लोग येलो कलर बोन मैरो भी बोल सकते हैं, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। बोन मैरो, येलो कलर बोन मैरो जो हमारा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, ये जो होता है ये एडिपोज टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है, एडिपोज टिश्यू, ये हमारा एडिपोज टिश्यू बनाता है। और जो हमारे रेड बोन मैरो हैं, ये सेल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं। अब सेल्स में हमारे क्या क्या आते हैं, जिसमें हमारा आरबीसी जाता है, डब्ल्यूबीसी जाता है, और क्या आता है, प्लेटलेट्स आता है, प्लेटलेट्स आता है, ठीक। ये सब हमारे रेड ब्लड सेल्स में आते हैं। तो इतना आप लोगों को शायद आ गया होगा समझ में हेमेटोपोएसिस के बारे में, कि हेमेटोपोएसिस किसे बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक। चलिए, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ते हैं। अपकेंद्रण, रक्त का अपकेंद्रण, क्या पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्यूगेशन ऑफ ब्लड। अपकेंद्रण पर ये कार्य करता है। क्या करता है, अपकेंद्रण, ठीक। अब मान लीजिए हम लोग ब्लड लिए, जब आप लोग ब्लड डोनेट करवाने जाते होंगे तो देखते होंगे कि हमारा ब्लड जैसे लिए ऐसे थोड़ी होता है कि हम लोग जैसे ब्लड डोनेट किए उसके बाद दूसरे पेशेंट को वो ब्लड हम लोग डॉक्टर क्या किए उनको दे दिए, ऐसे नहीं होता है। पहले क्या करेंगे, वो लोग ब्लड लेंगे, ब्लड क्या करेंगे, एक मशीन में डाल के उसको रोटेट करेंगे, यानी घुमाएंगे। रोटेट करने के बाद जैसे आप लोग देखिए मशीन में हम लोग, वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़ा डालते हैं तो अपकेंद्रण बल पे वर्क करता है ना, वो भी तो घूमता रहता है। तो इसी तरह हमारा जो ब्लड होता है, मान लीजिए किसी पाइप में एक ट्यूब है, ट्यूब ले लीजिए, हम लोग एक ट्यूब में ब्लड लिए, ठीक, 1 mm ट्यूब। मान लीजिए ये कोई ये क्या है हमारा, कोई हम लोग पाइप लिए और इसमें क्या किए, इसमें ब्लड डाले, ठीक। ये सब इसमें ब्लड भरा है, सब में क्या भरा है, ब्लड, क्या है, ब्लड, ठीक। अब हम लोग इसका क्या किए, सेंट्रीफ्यूगेशन किए, सेंट्रीफ्यूगेशन किए तो इसमें हम लोग देखें
सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हम लोग इसको रोटेट किए। फिर उसके बाद में ये क्या हुआ, ब्लड के सारे कंपोनेंट अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। क्या हुआ, 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा ये डिवाइड हो गया। ठीक, फर्स्ट पार्ट हमारा ये डिवाइड हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, येलो। क्या था हमारा येलो कलर, क्या था, प्लाज्मा था। येलो कलर प्लाज्मा, येलो कलर क्या था, प्लाज्मा था ना, प्लाज्मा। फिर उसके बाद में नीचे हमारा क्या हो गया, रेड ब्लड सेल्स हो गया। क्या हो गया हमारा, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड यानी आरबीसी। ठीक, अब ये जो आप देख रहे हैं बीच में एक व्हाइट कलर का, ये एक बीच में ऐसे व्हाइट कलर का एक कोड हो जाता है, गैप हो जाता है व्हाइट कलर का। इसको हम लोग कहते हैं बफी कोट। क्या बोलते हैं, बफी कोट। बफी बफी कोट। अब बफी कोट में हमारा क्या आता है, बफी कोट में हमारे 2 सेल्स आते हैं। क्या क्या आता है, WBC आता है, और क्या आता है, प्लेटलेट्स आता है। प्लेटलेट्स आता है। ठीक, अब ये देखते हैं कि हम लोग इसमें कितना कितना % ये अलग होता है। तो इसमें हमारा लगभग 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, निकल जाता है, और लगभग 44% क्या होता है, आरबीसी हो जाता है, आरबीसी निकलता है। और उसके बाद में 1% में, ओनली 1% में ये WBC और प्लेटलेट्स आते हैं। ठीक, अब अगर आप लोग देखते होंगे कि ये सेंट्रीफ्यूगेशन करके ब्लड क्या करते हैं, अलग अलग रख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास या डॉक्टर के पास पेशेंट गया, उसको क्या हुआ, उसको एनीमिया की शिकायत है। एनीमिया मीन्स क्या होता है, खून की कमी होता है। जिसको खून की कमी होती है उसको क्या हो जाता है, एनीमिया। तो उसको क्या दिया जाता है, आरबीसी दिया जाता है, रेड ब्लड सेल्स दिया जाता है। या मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और हैवी ब्लड क्या हुआ, फ्लो हो गया, हैवी ब्लड बह गया उसकी बॉडी से, तो उसको भी उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करेंगे, मतलब डॉक्टर उसको क्या करेगा, रेड ब्लड सेल्स देगा, यानी आरबीसी देगा। अगर मान लीजिए कोई हम डॉक्टर के पास कोई डेंगू का पेशेंट पहुंच गया, डेंगू बीमारी वाला, जिसको डेंगी हो गया है, डेंगी क्या, उसमें प्लेटलेट्स काउंट जो होता है वो, उसका लेवल जो होता है वो लो हो जाता है, यानी घट जाता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको डॉक्टर क्या देते हैं, प्लेटलेट्स काउंट देते हैं। ठीक, और फिर मान लीजिए अगर कोई मरीज आ गया जो जला हुआ है, बहुत ज्यादा उसकी बॉडी जल गई है, तो जले हुए बॉडी को डॉक्टर क्या करते हैं, उस पेशेंट को प्लाज्मा प्लाज्मा देते हैं। ठीक, प्लाज्मा चढ़ाते हैं उसको। इसलिए जो हमारा ब्लड है, जब हम लोग डोनेट करते हैं तो उसी तरह वो नहीं, एक बैग नहीं दिया जाता है, उसको क्या करते हैं, पहले सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, उसके बाद में ब्लड देते हैं। ये था हमारा इतना ब्लड के बारे में। ठीक, अब हम लोग इसके बाद आएंगे जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक, अब प्लाज्मा। अब प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, तो अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। प्लाज्मा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।